आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रामपुर उपचुनाव रद्द करने की मांग, सपा नेता राम गोपाल यादव ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चुने गए टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पहली बार तालिबान ने दी सार्वजनिक फांसी। पाक सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की दी अनुमति। सऊदी अरब में अमेरिकी दहाक पर सेंध की कोशिश में चीन। चरमपंथी समूह से जुड़े 25 लोग हिरासत में, जर्मनी में सशस्त्र तख्तापलट करने की भी थी योजना। शर्मिला टैगोर से बिना पूछे ही मंसूर अली खान ने कर दी थी शादी की अनाउंसमेंट, बाद में इस रोमांटिक देश में किया था प्रपोज। जब 3 फिल्मों के गानों में धर्मेंद्र ने पहनी एक ही शर्ट, फिर हुई तीनों सुपरहिट। और रोहित शर्मा ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा। गुजरात की 142 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। 2017 के मुकाबले इस बार दोनों ही चरणों में कम मतदान हुआ। पहले चरण में 60.20% लोगों ने वोट डाला था, जबकि 5 दिसंबर को हुए दूसरे चरण में 64.39% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। शुरुआती रुझान में भाजपा 130 सीटों पर आगे चल रही है, यानी बहुमत से कहीं आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 47 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं आप 3 सीटों पर आगे चल रही है। बता दें कि गुजरात में कुल 182 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर रामपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव को निरस्त करके फिर से वोटिंग कराने की मांग की है। राम गोपाल यादव ने पत्र में कहा है कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में हुई वोटिंग में शासन ने बड़े पैमाने पर धांधली कराई है। वोटरों को मतदान से रोका गया। पुलिस की बर्बरता से कई लोग घायल भी हुए। इस पत्र के साथ प्रोफेसर राम गोपाल ने पुलिस की बर्बरता के फोटो भी अटैच किए हैं। राम गोपाल यादव ने कहा है कि रामपुर में इस बार मतदान का प्रतिशत पिछले चुनावों की तुलना में काफी कम है, इसलिए रामपुर विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान कराना जरूरी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। मैगजीन ने जेलेंस्की के साथ स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को भी इसकी कैटेगरी में जगह दी है। जेलेंस्की के बारे में मैगजीन ने कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कभी भी बड़ी ताकत के सामने हिम्मत नहीं हारी। जेलेंस्की रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन के विरोध का चेहरा बन गए हैं। उनके मन में दुश्मन को लेकर कोई डर नहीं है। जेलेंस्की ने रूस की हरकत के खिलाफ दुनिया को भी एकजुट किया। इतना ताकतवर नेता कई साल में पहली बार देखा गया है। तालिबान के अधिकारियों ने बुधवार को एक अन्य व्यक्ति की हत्या के दोषी अफगानिस्तानी नागरिक को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी। तालिबान प्रवक्ता ने बताया है कि पिछले साल अफगानिस्तान पर पूर्व विद्रोहियों के कब्जे के बाद से यह पहली सार्वजनिक फांसी हुई है। पश्चिमी फरात प्रांत में सैकड़ों नागरिकों और तालिबान के कई शीर्ष अधिकारियों के सामने दोषी को फांसी पर लटकाया गया। फांसी की इस घोषणा के साथ अफगानिस्तान के नए शासकों ने अगस्त 2021 में देश पर कब्जा करने के बाद से लागू की गई सख्त नीतियों को जारी रखने और इस्लामिक कानून पर टिके रहने के इरादे जाहिर कर दिए। तालिबान सरकार के शीर्ष प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक पश्चिमी फराह प्रांत में जिस वक्त आरोपी को फांसी दी गई, उस वक्त वहां सैकड़ों नागरिक मौजूद थे। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश के चुनाव आयोग को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की अनुमति दी। द न्यूज इंटरनेशनल ने यह जानकारी दी है। मुख्य न्यायाधीश उमेर अता बांदियाल और न्यायमूर्ति आयशा ए मलिक और न्यायमूर्ति अतहर मिनलाह की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पीटीआई द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों में उनके अवमानना नोटिस को चुनौती देने वाले दायर मामलों के स्थानांतरण और संकेतित करने का अनुरोध किया गया था।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, जहां वो चीन खाड़ी देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 6 साल के बाद सऊदी अरब की यात्रा के दौरान शी जिनपिंग किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के अलावा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। शी जिनपिंग ने साल 2016 में सऊदी अरब, ईरान, मिस्र का दौरा किया था और उनके बीच कूटनीतिक समझौते भी हुए थे। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार चीन अब तक अरब देशों और अरब लीग के साथ 12 कूटनीतिक समझौते कर चुका है। जर्मनी में भारी संख्या में पुलिस कर्मियों ने धूर दक्षिणपंथी चरमपंथियों के करीब 130 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने चरमपंथियों के समूह राइशरबुर्गर से जुड़े 25 सदस्यों व समर्थकों को हिरासत में लिया। आरोप है कि ये लोग ताकत के जरिए देश में सरकार पलटने की कोशिश में लगे थे। फायर राइट ग्रुप से जुड़े सदस्य प्रिंस को राष्ट्रीय नेता के रूप में देखना चाहते थे, जिसे माना जा रहा है कि रूस का समर्थन हासिल है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक राइशबुर्गर समूह के सदस्य जर्मनी को वैध राज्य नहीं मानते हैं। इनमें से कुछ लोग जर्मनी साम्राज्य को राजशाही के लिए समर्पित है, जबकि कुछ लोग नाजी विचारधारा से प्रेरित है। इनमें से कुछ लोग यह मानते हैं कि जर्मनी अभी सैन्य कब्जे के अधीन है। बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा शर्मिला टैगोर 78 साल की हो गई है। 8 दिसंबर 1944 को पैदा हुई शर्मिला टैगोर ने बॉलीवुड को कई नायाब फिल्में दी हैं। आज उनके जन्मदिन पर हम आपको उनकी और मंसूर अली खान उर्फ टाइगर पटौदी की लव स्टोरी बताने जा रहे हैं। दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शर्मिला टैगोर और टाइगर पटौदी ने साल 1969 में शादी की थी। शर्मिला ने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि मंसूर अली खान ने उन्हें प्रपोज करने से पहले ही उनके साथ शादी की घोषणा कर दी थी। एक निजी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक शर्मिला ने कहा, हम अम्मा से मिलने गए और वहां उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने और मैंने शादी करने का फैसला किया है। उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन उन्होंने वहां इसकी घोषणा की। बाद में उन्होंने औपचारिक रूप से पेरिस में प्रपोज किया। सिनेमा के गोल्डन एरा की वैसे तो सभी चर्चा बेहद खास है, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो ये है कि तब जद्दोजहद बहुत थी। पर्दे पर चमक छोड़ने वाले स्टार्स पर्दे के पीछे कई तरह की कमियों से जूझते थे, लेकिन इसकी छाप उनके चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं झलकती थी। ऐसे ही स्टार्स में एक हैं धर्मेंद्र, जिनका 8 दिसंबर को 86वां जन्मदिन है। धर्मेंद्र ने भी अपने दौर में अलग तरह की मुश्किलें झेली हैं। उस दौर में एक्टर्स के पास वैनिटी वैन नहीं हुआ करते थे, ना ही उनको स्टाइल करने वाला कोई होता था। एक्टर्स के पास जो कपड़े होते थे, कभी कभी उन्हें भी शूट में लिया जाता था। ऐसा ही किस्सा सुपरस्टार धर्मेंद्र का भी है, जब उन्हें एक ही कपड़े में 3 फिल्मों के गाने शूट करने पड़े, लेकिन इसे शायद किस्मत का लिखा ही कहेंगे कि उनकी वो तीनों फिल्में हिट हुई। भारतीय टीम ने बांग्लादेश दौरे पर लगातार दूसरे वनडे सीरीज गंवा दी है। इससे पहले 2015 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वनडे सीरीज हारे थे। अब रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया के खिलाफ मेजबान बांग्लादेश ने 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी यानी तीसरा मुकाबला 10 दिसंबर को खेला जाएगा, मगर इस तीसरे वनडे मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज दीपक चाहर और कुलदीप सेन नहीं खेल पाएंगे। तीनों चोट के कारण बाहर हो गए हैं। बुधवार को ढाका में खेले गए दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया को 5 रनों से हार झेलनी पड़ी। इसी मैच में कप्तान रोहित शर्मा, तीनों प्लेयर चोटिल हुए हैं। मैच में चोट के बावजूद कप्तान रोहित बैटिंग करने आए और 28 बॉल पर नाबाद 51 रनों की पारी खेली। हालांकि आखिरी ओवर में रोहित 20 रन नहीं बना सके और टीम इंडिया यह मैच हार गई।